नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज मेरे साथ भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत ही अपराइट और फोकस्ड और डिटर्मिनेशन के साथ काम करने वाले अधिकारी की छवि रखते हैं। 1986 बैच के वो मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं। पीएचक्यू भोपाल में उन्होंने महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं, अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग विभागों में जो पीएचक्यू के बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनकी अहम भूमिका रही है। और वर्तमान में वो स्पेशल डीजी ईओडब्ल्यू के तौर पर काम कर रहे हैं। तो मुलाकात करिए के.एन. तिवारी साहब से। 1986 बैच। बहुत स्वागत करता हूँ तिवारी साहब। जी धन्यवाद। इस कार्यक्रम में तिवारी साहब हम पीछे जाते हैं, जैसे आप एल्बम खोलते हैं तो हम भी एक यादों का एल्बम खोलते हैं और उन तिवारी साहब को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो रीवा से अपना बैगेज लेकर 76 में या 75 में एक मन बना रहे हैं कि अब भोपाल जाना है, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया है। उस नौजवान के.एन. तिवारी को अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कैसे याद करेंगे उन तिवारी साहब को जो आज से 35 साल 40 साल पहले एक युवा के तौर पर अपने करियर को देख रहे थे, अपनी चुनौतियों को देख रहे थे? मेरे पिताजी मध्य प्रदेश सरकार में जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेवाएं दी उन्होंने। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेवा के दौरान उनकी लंबे समय पोस्टिंग्स अलग अलग जगहों पर रहीं। जी तो रीवा छोड़ करके सतना, पन्ना, छतरपुर, शहडोल और इवन अब जो छत्तीसगढ़ में चला गया रायपुर ज़िले में लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी। जी तो मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है, प्राइमरी और मिडिल स्कूलिंग, वो रायपुर ज़िले के पिथौरा नाम के ब्लॉक मुख्यालय पर हुई। अच्छा। और उसके बाद फिर सेकेंडरी स्कूल करने फिर हम लोग जब पिताजी का ट्रांसफ़र रीवा हुआ तो हम लोग सब रीवा आ गए। तो कक्षा 7वीं से लेकर के 11वीं तक सेकेंडरी स्कूल मैंने फिर रीवा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 से किया। जी और 76 में जब हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स आए तो परिवार ने ये निर्णय लिया कि बी जो है वो किसी अच्छे सब्जेक्ट में करना चाहिए। और उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ज़्यादा चला करता था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच जो है वो भोपाल में MSCT में और जबलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उपलब्ध होती थी। जी तो MSCT में फिर एडमिशन ले करके 76 से 81 तक BE का डिग्री मैंने यहाँ पूरा किया। तो NTPC में भी जॉब ऑफ़र मिली मुझे। तो शुरुआत मैंने NTPC से किया। तो 1 साल बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में जी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के बतौर हम लोगों ने 1 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग ली। जी और उसके बाद फिर सिंगरौली सुपर थर्मल में पोस्टिंग मिली मुझे। जी तो नवंबर 82 से अगस्त 86 तक, यानी सिविल सर्विस ज्वाइन करने के पहले तक करीब 3.5 साल मैंने सिंगरौली पावर स्टेशन में भी काम किया। फिर अगस्त 86 में सिविल सेवा के एग्ज़ाम के बाद मुझे पुलिस सर्विस में मध्य प्रदेश कैडर मिलने की संभावना दिखाई दी। तो फिर मैंने NTPC छोड़कर भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन करी। जी वाकई ये एक बढ़िया अचीवमेंट था कि मध्य प्रदेश कैडर का मिलना ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और होती भी है कि हम जिस प्रदेश से हैं उसी प्रदेश में सेवा करने का मौका मिले। जी हाँ, होम स्टेट होने के नाते मध्य प्रदेश का अट्रैक्शन तो था ही। और मध्य प्रदेश पुलिस का नाम जो है ख़ास तौर पर डकैती ऑपरेशन के क्षेत्र में बड़े गर्व के साथ लिया जाता है पूरे देश में। और यहाँ से बड़े बड़े नामी गिरामी जो पुलिस अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर ने दिए हैं, जैसे श्री K.F. रुस्तम जी, जिन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी खड़ी की भारत सरकार में जाके, और दूसरे बड़े बड़े ख्याति नाम अधिकारी जैसे कि श्री J.N. सक्सेना, श्री चमन लाल, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो सब मध्य प्रदेश कैडर में उन्होंने अलग अलग कैपेसिटीज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस का एक भाग होना मेरे लिए गौरव की बात रही। और ईश्वर की कृपा रही कि जब भी ऐसे कठिन मौके आए परीक्षा के, तो उसमें ईश्वर ने
पर्याप्त साहस, संबल और प्रेरणा प्रदान की, और हम लोग जब जब ऐसी चुनौतियां आईं उनको भलीपूर्वक और सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम हुए। किस तरह की चुनौतियां थी आपको, कोई अगर आप हमारे साथ बांटना चाहें, कोई ऐसी चुनौती जिसने आपको 32 वर्ष से अधिक के सेवा काल में एक बहुत टफ आपको स्थिति में, चुनौतीपूर्ण स्थिति में आपको डाला, धर्म संकट भी था, किस तरह से निपटा जाए ये भी चुनौती थी, लेकिन आप अपनी स्किल और जैसा आप कह रहे हैं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद से आप उससे निपट पाए। जी हाँ, हम लोगों ने जब कैरियर की शुरुआत ही की थी उन दिनों 86 फरवरी में अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुला, और उसके बाद जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का आंदोलन शुरू हुआ, उसने आगे चल के एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित कर लिया था। लगभग 22 शहरों में एक साथ देश के कर्फ्यू लगा हुआ था। उसके बाद मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन और चारों तरफ लॉलेसनेस और अराजकता की स्थिति। तो जो शुरुआत का करीब 5-6 वर्ष का पीरियड था वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था हम लोगों के पुलिसिंग के जिम्मेदारियों के हिसाब से। और उस 6 वर्ष के पीरियड में जो जो कानून व्यवस्था से जुड़े जो भी पहलू हम लोगों को देखने पड़े और उनके नियंत्रण करने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ी, वो अपने आप में बेमिसाल था। और मैं ये मानता हूँ कि उस 6 वर्ष के पीरियड में पुलिसिंग और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो पहलू हम लोगों ने देखे और हैंडल किए, वो बहुत सारे अफसरों को पूरे उनके सेवा काल में ऐसा देखने और हैंडल करने का मौका नहीं मिल पाता है। ठीक बात है जी, ये काफ़ी आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि कुछ घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हैं वो अपनी तरह की अभूतपूर्व घटनाएं होती हैं। और जिस मसले का आप जिक्र कर रहे हैं वो मसला ऐसा ही था, चाहे मंडल कमीशन हो या फिर राम जन्मभूमि का मसला हो, जिसको लेकर हमने देखा है कि बेहद चैलेंजिंग सिचुएशन रही हैं और आज भी हम देखते हैं कि उसका प्रभाव नज़र आता है देश पर। उन दिनों हम लोग यूनिफॉर्म, बेल्ट और बूट पहन के ही सोया करते थे, उसके ऊपर जस्ट कंबल ओढ़ लेते थे। और जैसे ही टेलीफोन बगल में रखा रहता था, जब भी कहीं से कोई कॉल आया तो बस कैप उठा के हम लोग दौड़ पड़ते थे और सीधे गाड़ी लेकर रवाना हो जाते थे। तो वो फेज़ जो हम लोगों ने देखा वो 5-6 वर्ष का, वो अभूतपूर्व था। और फिर उसके बाद जो पर्टिकुलरली जो अफसर 92 के बाद नौकरियों में आए हैं उनको इस तरह का एक्सपोज़र शायद मिल भी नहीं पाया होगा। एक चीज़ और होती है तिवारी साहब कि जब आप किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो एक तुलना भी होती है। अगर आपने उसके पहले कुछ चीज़ें सोची हैं दिमाग में या की हैं, जैसे आप बतौर इंजीनियर देश की एक नामचीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में आपने जिम्मेदारी संभाल भी ली थी, एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। जब आपने भारतीय पुलिस सेवा को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद क्या कभी ऐसा लगा कि पहले वाला करियर ठीक था, या ऐसा लगा कि नहीं यही एक चीज़ थी जिसका सपना मैं देखता था अपने करियर में और आपने इसको पूरी तरह से आत्मसात इसको कर पाए? या कई बार ख्याल आता है बाद में भी कि आज आपके साथ के कई अधिकारी जो हैं एनटीपीसी के वो देश दुनिया की नामचीन कंपनियों में भी हो सकते हैं, तो कभी कुछ इस तरह की तुलना? पब्लिक सेक्टर और पुलिस सर्विस दोनों जो कैरियर हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। उनकी इस प्रकार से तुलना करना तो बहुत सटीक नहीं होगा, लेकिन ये माना जा सकता है कि पावर सेक्टर में जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंट्री करते हैं और अगर वो पूरे लाइफ लॉन्ग अगर पावर सेक्टर में ही सेवाएं देते हैं तो वो पावर इंजीनियरिंग के फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं और लंबे समय तक इवन रिटायरमेंट के बाद भी एज ए कंसल्टेंट अलग अलग फील्ड्स के वो अपनी सेवाएं अलग अलग सेक्टर्स में देते रह सकते हैं। पुलिसिंग भी हमारा जो है वो एक प्रकार का स्पेशलिस्ट कैरियर है जिसमें पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना और कंट्रोल किए रहना, उसके लिए आपको बहुत सारे टैक्ट्स और स्किल की ज़रूरत पड़ती है और लंबे समय में बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। लेकिन दोनों में एक जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि पुलिस ऑफिसर के रूप में आप उस किनारे पे खड़े हुए गरीब तबके के एक लुटे पिटे सर्वहारा वर्ग के एक व्यक्ति की कठिनाई को दूर करने में सहायता कर सकते हैं।
वह अवसर शायद आपको पावर सेक्टर में ना मिल पाए। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इसका सुख और इसकी आत्मानुभूति आपने खूब की। जी हाँ, जो अपने कैरियर में जब भी ऐसा अवसर आया फील्ड पोस्टिंग्स में, जब कभी किसी दीन दुखी गरीब तबके के सताए हुए व्यक्ति के समस्याओं को दूर करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो जो बेस्ट उपाय हो सकते थे, जो बेस्ट सर्विसेज हो सकती थी, वो ऑफ़र करने की कोशिश की। और उसकी समस्या हल होने पर जब उसकी ओर से कृतज्ञता और दुआओं का जब बारिश मिली, तो उसने एक आत्मसंतोष निश्चित रूप से पैदा किया। बिल्कुल सही है। और ये इसको एक्सप्रेस करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो मन को सराबोर कर देने वाली, भिगा देने वाली अनुभूति जी है। हाँ, वो अनुभूति उसको अनुभव करके ही उसका अंदाज लगाया जा सकता है। उसको शब्दों में बखान कर पाना शायद उतना एक्यूरेट नहीं होगा। एक और बड़ी चुनौती तिवारी साहब जो जीवन में आती है, आप ही के नहीं, वो मेरे सामने भी हो सकती है, वो किसी भी सेवा में, किसी भी करियर में काम करने वाले व्यक्ति के सामने होती है, वो होती है प्रलोभन की चुनौती। और कहा भी यही जाता है कि वो परीक्षा, चरित्र की परीक्षा तभी होती है जब आप प्रलोभन आपके सामने होता है। आपने जब इस शानदार सेवा को ज्वाइन किया, बहुत सारे प्रलोभन भी खड़े नज़र आए होंगे, लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की होगी। इनके बीच में आप जिस तरह से, हम आपके बारे में जानते हैं कि आप सीधे चलते रहे और उन चीज़ों की तरफ रुख करने से अपने को बचाते रहे आप, ये कितना कठिन होता है? और क्या इस तरह के अनुभवों के सामने कई बार मन सधा हुआ चला या कुछ डगमगाया भी? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि मुझे जो परंपरा और जो दीक्षाएं घर परिवार से विरासत में मिली, शायद उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। और मेरे पिता और उनके पिता जो जिन सेवाओं में रहे, उन्होंने भी जो है एक अपने लंबे सेवा काल के दौरान किसी प्रलोभन में आए बिना जो सही कार्यप्रणाली है उसको अपनाए रखा। और बचपन से हम लोगों ने वही देखा, सुना और करते आए और समझते आए। तो जब इस सर्विस में हम लोगों ने शुरुआत की, तो शायद मुझे ऐसी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग बचपन से देखते, सुनते और करते आए थे कि सही रास्ते में चलने पर कठिनाइयाँ अनेक प्रकार की उपस्थित होंगी। आपका हो सकता है मन विचलित करें, लेकिन लंबे समय और लंबे सेवा काल के दौरान गलत रास्ते पर चलने पर आपकी जो मंजिल है वो आपको गलत डेस्टिनेशन पर ही पहुंचाएगी। और सही रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, किंतु मंजिल आपको सही जगह पर ले जाएगी। ये जो विचारधारा है, इसको हम लोग चूँकि बचपन से देखते आए थे, तो यहाँ इसको आत्मसात करने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कठिनाई या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जी, बिल्कुल सधे हुए कदमों से। और उसका काफ़ी हद तक श्रेय आप अपने घर परिवार वालों की कृपा रही और ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि कभी उसने असमंजस की स्थिति नहीं पैदा होने दी। कभी पैदा नहीं हुई इस तरीके से। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक और जीवन का बड़ा, तिवारी साहब, बड़ा अहम पड़ाव होता है विवाह, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। तो आपकी जो जीवन संगिनी जो आपके साथ आप अब चलती रही हैं, ये एक जो गठबंधन रहा विवाह का, ये अरेंज मैरिज रही या कुछ दोनों का मिला जुला सम्मिश्रण? नहीं साहब, ये पूरी तरह से अरेंज्ड मैरिज थी जी। जैसा मैंने पहले बताया, मेरे पिता की काफ़ी समय जो सेवा काल है वो शहडोल ज़िले में बीता है। तो शहडोल ज़िले में मेरी ससुराल है। तो जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं एनटीपीसी में जॉब में आ गया था जी, तो फिर उन दिनों पिताजी मेरे शहडोल ज़िले में ही पोस्टेड थे। तो वहाँ लोगों ने उनको जानकारी थी कि तिवारी साहब का जो बेटा है वो एनटीपीसी में इंजीनियर है। तो फिर उन्होंने घेराबंदी करके मैरिज अरेंज किया और फिर 1983 में जी अलका तिवारी से शादी संपन्न हुई। जी। जीवन में जब एक साथी प्रवेश करता है, पुरुष हो या महिला हो, तो जीवन पर एक बड़ा प्रभाव भी आता है उसका। तो जब अलका जी का प्रवेश हुआ
तो आपने इस जीवन में क्या परिवर्तन पाया, क्योंकि जीवन साथी आपका जिस तरह का विवाह का गठबंधन का अब तक का हम सफ़र देखते हैं तो एक सफल और प्रॉस्परस लाइफ दिखती है, तो जाहिर तौर पर एक बहुत ही कोऑर्डिनेशन और वो चीज़ें तो रही, लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं और उन यंग कपल्स को क्या एडवाइस भी देते हैं कि ज़िंदगी में शादी नाम की संस्था में आप प्रवेश करते हैं तो इसको लंबा सुदीर्घ और इसको प्रॉस्परस और रिच बनाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? हम लोग इस प्रकार से भाग्यशाली रहे कि मैं और अलका दोनों के ही परिवारजन मध्यवर्गीय श्रेणी से आते थे और अगर बहुत ही साफ शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से हम लोगों का बचपन जो है बहुत ऐसा खुशहाल नहीं बल्कि अभावों में बीता हुआ मानेंगे जी। तो जो हम लोगों की जो परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई हुई स्कूल कॉलेजेस में, वो एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों की जिस प्रकार होती है उसी प्रकार थी। तो समझ बूझ तालमेल बनाए रखने में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कठिनाई की स्थितियां नहीं निर्मित हुई और एक दूसरे को हम लोग समझते आए और इस प्रकार करीब 35 साल बीत गए। जी। अगर कई बार ऐसे क्षण आते हैं दाम्पत्य जीवन में जब कहा जाता है कि किसी एक को नाराज़गी हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, तो ये भूमिका शांत रहने की आपने अधिक निभाई या मैडम ने? नहीं, हम दोनों ने निभाई। जब उसको गुस्सा आता था तो मैं चुप रहता था और जब मुझे गुस्सा आता था तो वो चुप रहती थी। मुझे लगता है कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट गठबंधन रहा इस मामले में कि एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों ने अडॉप्ट करके रखी थी। तो ये आपकी जो थ्योरी है वो हम दोनों ने बराबर बराबर निभाई, इसलिए कहीं कोई ऐसा कठिनाई जी उपस्थित नहीं हुई। जी। तो ये एक मुझे लगता है आपने मंत्र भी बताया है कि आप दोनों ही ये भूमिका अख्तियार करें, और ये सबक मैं भी आपसे सीख रहा हूँ कि चुप रहना चाहिए जब उनको गुस्सा आए, और मतलब श्रीमती जी को गुस्सा आए, और जब आपको गुस्सा आए तो उनको चुप रहना चाहिए। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग शायद लंबे और सफल दाम्पत्य जीवन की ये कुंजी है कि अगर दोनों को ही गुस्सा आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो जब एक को गुस्सा आए तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, और जब दूसरे को गुस्सा आए तो पहले को शांत रहना चाहिए। इसी में शायद सफलता का रहस्य। उन युवाओं से आप क्या कहेंगे तिवारी साहब जो अखिल भारतीय सेवा की तैयारी करते हैं या किसी और बेस्ट करियर की, जो बढ़िया करियर है, एक राष्ट्रीय स्तर पर करियर है, क्या, क्योंकि मैंने देखा आप MSCT में आपने बढ़िया तरीके से सफलता हासिल की, 81 के बाद आप NTPC में गए, वो भी अपने समय का नामचीन संस्थान, आज भी उसकी गणना श्रेष्ठ संस्थानों में है, अखिल भारतीय पुलिस सेवा का शानदार करियर। किस तरह से एक स्टूडेंट के तौर पर आप अपने युवावस्था को याद करते हैं, और कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, शाश्वत होती हैं, तो आज का जो युवा है 2019 का, उसको आप क्या टिप्स देंगे? कुछ बुनियादी टिप्स हैं जो मेरे ख्याल से पहले भी लागू थी, आज भी लागू हैं और शायद आगे भी लागू रहेंगी ज्यों कि त्यों। सबसे पहली टिप ये होगी कि जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना बेहद आवश्यक है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं तो शायद हमारी जो स्थिति है वो बगैर पतवार की नाव जैसी होती है जो हवा के थपेड़े खाकर इधर से उधर और उधर से उधर जाती रहती है। इसलिए एक स्पष्ट रूप से लक्ष्य का निर्धारण होना बेहद आवश्यक है। उसके बाद जो समय आपके पास उपलब्ध है उस समय का पूरा सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बाकी जो रिसोर्सेज हैं, मनी है, मटेरियल है, मैन पावर है, वो तो वापस रिट्रीव कर सकते हैं आप, लेकिन टाइम को रिट्रीव नहीं कर सकते। तो समय का बेस्ट उपयोग होना नितांत आवश्यक है। इसके बाद जो भी आपने लक्ष्य निर्धारण किया है उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मेहनत से अगर कोई कतराता है, कामचोर है, आलसी है, निकम्मा है, तो फिर शायद लक्ष्य प्राप्त करने में वो सफल नहीं हो पाएगा। तो कड़ी मेहनत जो है वो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए एक बुनियादी आवश्यकता होती है जिसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण की बात होनी चाहिए। कब आपको उठना है, कब सोना है, कहाँ पे कितनी बात करनी है, कहाँ पे कितनी पढ़ाई करनी है, कहाँ पे कितना समय देना है, इन सब का एक अनुशासनबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। और आत्मनियंत्रण पूरी तरह से लागू करते हुए आप उसको सफल बनाएं, तब आपकी सफलता जो है वो आपके पैर चूमेगी।
पुलिस सेवा में आने के बाद आपने अपने व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन महसूस किया? एक मध्यम वर्गीय संस्कारवान नौजवान के तौर पर आपने दाखिला आपका हुआ इस सेवा में, लेकिन पुलिस सेवा में आने के बाद कहा जाता है चिल्लाना ज़रूरी है, कई बार ये भी है कि आपको फिजिकल होना भी ज़रूरी रहता है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं। क्या आपने इनकी आवश्यकता महसूस की? आपको लगा नहीं, अगर आपका डिटर्मिनेशन या आपकी चीज़ें एक ढल चुकी हैं तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं? पुलिस सेवा में आपको फिज़िकल फिटनेस दूसरों की तुलना में तो निश्चित रूप से बेहतर चाहिए, क्योंकि यहाँ जो काम का दबाव है वो आपके मौसम या दिन या रात को देख के नहीं आता। अपराध जब घटित होते हैं तो वो किसी भी समय घटित हो सकते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, गर्मी हो या बरसात हो। तो फिज़िकल फिटनेस आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और जहाँ तक दूसरी विधाओं का जो आपने चिल्लाने और इन सब चीज़ों की बात करी, हाई हैंडेडनेस की, तो वो मेरे विचार से अगर आपकी जो अप्रोच है अगर वो दुरुस्त है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता अगर सही है, बहुत कोई आउटस्टैंडिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है, बुनियादी आप IQ आप कायम रखें और साधारण सूझबूझ आप बनाए रखें तो आप मामले की गहराई तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो वो जो एक जो मिनिमम एक समझबूझ है उसका स्तर बना रहना चाहिए, आँख कान खुले रहने चाहिए और आपकी अप्रोच दुरुस्त होनी चाहिए। वो आपको आप जहाँ जिस तह तक पहुँचना है उस तह तक आपको पहुँचाने में सहायक होगा। जी। आपका जो आपके एक ही पुत्र हैं जो चिकित्सक हैं, क्या उन्होंने अखिल भारतीय सेवा में जाने का रुझान नहीं दर्शाया, या सहज रूप से जैसा एक समझदार अभिभावक करते हैं जहां उनकी रुचि थी आपने सहज रूप से उनको जाने दिया? उसका रुझान शुरू से ही डेंटल सर्जरी की तरफ था। हम लोगों का चाहत तो ये थी कि वो इसमें जो रेगुलर मेडिकल फील्ड है, कार्डियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी, इनकी तरफ जाता, लेकिन वो शुरू से उसका रुझान डेंटल सर्जरी की तरफ था और पर्टिकुलरली बच्चों की डेंटिस्ट्री में उसकी ज़्यादा रुझान थी जी। तो फिर उसने MDS भी जो है वो पीडो डेंटिस्ट्री में किया है और यहाँ मानसरोवर डेंटल कॉलेज में पीडोडोंटिस्ट है। और शाम को डॉक्टर GD अग्रवाल के हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स वगैरह जो लुक आफ्टर करता है वो सब चाइल्ड पेशेंट होते हैं। तो उनके हॉस्पिटल में एक चाइल्ड डेंटल चेयर स्पेशली अलग से लगाई गई है बेटे के लिए। जी जी। बच्चों की डेंटिस्ट्री का स्पेशलिस्ट है वो। वाह, मुझे लगता है वो भी बहुत आप ही की तरह संकल्प और प्रतिबद्धता के रास्ते पे चले, क्योंकि जो सोचा वो उसको उन्होंने किया। जिस तरह से बच्चों की दंत चिकित्सा और उपचार के लिए उनकी अभिरुचि थी, तो आज मुझे लगता है दुनिया में वो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो जिनको जो काम पसंद है वो काम वो करते हैं। फिर मैं वही ईश्वर का ऋणी हूँ इस मामले में कि जो चाहत उसकी रही और जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया उसको लेके चला और आज अपने उस मुकाम पे है जहाँ भोपाल में अधिकांश जो चाइल्ड पेशेंट हैं वो डॉक्टर उत्कर्ष तिवारी का नाम लेते हैं, तो मुझे भी गर्व महसूस होता है। बिल्कुल, उनको बेहद शुभकामनाएं। कंक्लूड करते हुए, एक शानदार करियर तिवारी साहब आपका और आगे भी अनंत संभावनाएं हैं, तो किस तरह से अपने जीवन के इस सेवा काल के इस कंक्लूडिंग लेग को देखते हैं आप? क्या कुछ पुस्तक भी लिखने का आगे विचार होगा, या आगे जाकर एक जो इंजीनियर आपके भीतर है उस इंजीनियर को कुछ आकार देंगे, या एकेडमिक में जाने के लिए आप सोच सकते हैं? ये मैं सब सेवानिवृत्ति के बाद की बात कर रहा हूँ। किस तरह से आगे के जीवन को आप देख रहे हैं? पुलिसिंग एक्सपीरियंस को ब्लैक एंड वाइट में तब्दील करने की एक ख्वाहिश है, तो जो अलग अलग क्षेत्रों में जो अनुभव में हुआ उसको पुस्तक की शक्ल देने की कोशिश करूँगा मैं। तो अभी कोई ऐसा निश्चित योजना तो नहीं है, किंतु अपने अनुभवों को एक राइटअप में कन्वर्ट करने की बात जरूर करना चाहूँगा। तो इसमें मैडम की मदद भी होगी, क्योंकि वो हिंदी के अध्यापन से भी जुड़ी है। जी हाँ, उसको व्यवस्थित रूप में प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने के लिए वो जवाबदारी उनकी रहेगी, तो वो अपना रोल बखूबी निभाएंगी। जी, तिवारी साहब, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास शब्द बहुत किफ़ायती हैं,
बहुत संतुलित हैं। और इसकी मुख्य वजह मुझे ये लगती है कि जीवन में आपने कभी बढ़ा चढ़ाकर बोलने की परंपरा का पालन आपने नहीं किया है। बहुत सधे हुए और संतुलित जीवन को आपने जिया है और उसी तरह से आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको, क्योंकि आप न सिर्फ विनम्रता के प्रतिनिधि हैं, बार बार आप ईश्वर को, शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपके आगे के करियर के लिए, जीवन के लिए, सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे के.एन. तिवारी साहब, 1986 बैच के आईपीएस मध्य प्रदेश कैडर के। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।